जय हिंद साथियों, वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक शानदार टॉपिक की, वो है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। ये जो टॉपिक है साथियों, ये कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 5 का सबसे प्रथम पॉइंट है। अगर आपने अध्याय 5 पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले आपके पास यही क्वेश्चन आया होगा, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है और डोबेराइनर के त्रिक क्या होते हैं। आज हम इन दोनों पॉइंटों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे साथियों की जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में हमें किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार पूरे नंबर हासिल करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सटीक और सरल और आसान भाषा में आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं साथियों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि इस वीडियो को लास्ट तक देख ले, ताकि आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारे शानदार वीडियो। हाँ तो साथियों, अब बात कर लेते हैं हम इस पॉइंट पे कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो साथियों, जो आपका अध्याय 5 है कक्षा 10 का, वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो ये तत्व क्या होते हैं साथियों, तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये पदार्थ है, कोई पदार्थ है, ईंट है, टेबल है, कुछ ही मान लीजिए। इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा साथियों, वो क्या होगा, आपके पास परमाणु होगा। मतलब किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है साथियों, परमाणु होता है। तो ये परमाणु हो गया। परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं और अणुओं के संयोग से क्या बनते हैं साथियों, आपका बनता है तत्व। यानी परमाणु के संयोग से तो अणु का निर्माण होता है और अणुओं के संयोग से तत्व का निर्माण होता है। और जो तत्व होता है साथियों, वही काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम तत्व की बात कर लेते हैं कि जो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा साथियों। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु तत्वों का वर्गीकरण किया गया। बहुत ही आसान और सरल लाइन है साथियों, इसे याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि जो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता है, हमें क्यों पड़ी। हमें इसलिए पड़ी तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता साथियों कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना, यानी जो तत्व हम पढ़ें तो हम उन्हें एक सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ें कि जिस प्रकार पढ़े तो हमें समझ आ जाएगी कौन सा तत्व क्या है, इसका क्या गुण है और कौन सा किसके काम आता है। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु तत्वों का वर्गीकरण किया गया। ये लिखते ही आपको साथियों 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया तो दोनों है ना, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। क्योंकि विज्ञान में क्या होता है साथियों, ये कोई कॉपी भरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बस जो पूछा है उसका आप सटीक आंसर लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। विज्ञान एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है साथियों। अब आप इसमें देखें हम, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वह है डोबेराइनर के त्रिक। तो साथियों, जो तत्व है इनका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा किया गया था। सबसे पहले आता है डोबेराइनर का नाम, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो भी आपने आपकी बुक में देखा होगा। और उसके बाद आता है फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी, और उसके बाद हेनरी मोजले का नियम, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आज तक हम जो नियम पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोजले द्वारा दिया गया था। अब आप इस बारे में बात कर लेते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक क्या है। तो साथियों, जो डोबेराइनर थे सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, आपको पता है ये जो लेसन है ये आपके रसायन विज्ञान का है। काय का है साथियों, रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान में जो वैज्ञानिक होंगे वो कौन होंगे, रसायनज्ञ होंगे। तो सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह बनाए। क्या किया डोबेराइनर ने, 3 तत्वों के समूह बनाए साथियों। 3 तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। डोबेराइनर जी ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख देंगे। भौतिक और रासायनिक गुण आप भली भांति जानते होंगे। भौतिक गुण वो होते हैं रंग रूप आकार, और रासायनिक गुण वो होते हैं जिनमें पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इस समूह में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार। इसे मैं उदाहरण द्वारा भी समझाऊंगा साथियों, अभी आप केवल देख ले। इस समूह में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है साथियों, इसमें कंफ्यूज ना हो। शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों ये, कि इस समूह में जो इन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए साथियों, 3 तत्वों के समूह, उसमें क्या है, मध्य वाले तत्वों का परमाणु जो भार है यानी परमाणु द्रव्यमान है, वो शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर है। औसत का मतलब साथियों ये होता है कि तत्वों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। तो अब उदाहरण समझे। तो फर्स्ट उदाहरण ये है साथियों आपका फर्स्ट उदाहरण,
साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर परमाणु भार लिखे हैं इनके, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, ये क्या है साथियों, ये लगभग है। ये आप बात ध्यान रखिए कि ये जो परमाणु द्रव्यमान लिखा है या परमाणु भार लिखा है ये लगभग है, यानी सटीक नहीं। किताब में आपको ये 6 पॉइंट कुछ मिल जाएगा या 7 पॉइंट कुछ मिल जाएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये केवल लगभग में लिखे हुए हैं। आप ऐसा भी लिखेंगे एग्जाम में तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो लिथियम का क्या है 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। क्या ये परमाणु भार है। अब उसने क्या बोला कि जो मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार है यानी कि सोडियम का, वो अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होगा, यानी कि 7 और 39 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 हमने कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना 46 हो गया, और 46 में हमने 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है 23 आया, जो कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार है साथियों। बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे कि जो बीच इन्होंने जो 3 तत्वों के समूह बनाए उसमें जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है साथियों वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर है। औसत का मतलब साथियों जोड़ के 2 का भाग दे देना है, औसत आ जाएगा। अभी इस उदाहरण में समझे साथियों, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 40, 88 और 137 दे रखा है साथियों। फिर मैं आपको बता दूं ये लगभग में लिखे हुए हैं साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ये ना बोले कि हमारी बुक में अलग दिया है, ये लगभग में लिखेंगे तो भी चलेगा परमाणु भार में। ठीक है साथियों, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार दे रखे हैं। हम भी यहाँ क्या करेंगे 40 और 137 को जोड़ देंगे, 40 + 137 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 177 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 28.5। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 28। अब 28 और 28.5 दे रखा है, तो आपने वो लाइन पढ़ी होगी साथियों, औसत के लगभग, किसकी बात की गई थी, लगभग बराबर होगा, पूरा बराबर होगा ऐसा नहीं कहा गया था, लगभग बराबर होगा, और ये 88 के पास आ रहा है तो ये लगभग बराबर है। 2 उदाहरण आप याद कर लीजिए साथियों, ये लिख दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि डोबेरेनर की ट्रिक समझाइए। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसका समाधान जल्दी लाऊंगा साथियों। अगले वीडियो में हम समझेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और भी हमने आपकी जो कक्षा 10 है और अन्य क्लासों संबंधित वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो भी देख लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।